हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में एवं न्यायिक सक्रियतावाद के बारे में, सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए हैं इस पेपर के कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया, उसका लिंक आपको उसके प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और यदि वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपने ये सुना होगा कि जो फैसले जो है, जो निर्णय है, हाई कोर्ट में नहीं हो पाते हैं सही ढंग से, तो फिर क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय में वो मामला चला जाता है। ठीक है, ये तो हर एक आम व्यक्ति जानता है, लेकिन आप जो है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आपको थोड़ा जो हाई लेवल की जानकारी रखनी पड़ेगी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, क्योंकि ये आपका पेपर है, एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है। स्वतंत्र और सभ्य राज्य की प्रथम पहचान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रह सकता है, लेकिन ऐसे किसी सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था ना हो। भारतीय संविधान निर्माता एक ऐसा अखिल भारतीय सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय बनाने के लिए कृत संकल्प थे जिसे फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। सर्वोच्च न्यायालय इसी संकल्प की पूर्ति करता है। हमारे संविधान का जिन्होंने निर्माण किया है, संविधान निर्माता, वो चाहते थे कि एक ऐसा न्यायालय, एक ऐसा कोर्ट बने जिसे फौजदारी और दीवानी दोनों तरह के क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। सर्वोच्च न्यायालय इसी उद्देश्य के, इसी संकल्प की पूर्ति करता है, पूरा करता है उस उद्देश्य को। सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों है? वाई ए सुप्रीम कोर्ट? वस्तुतः लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की दृष्टि से हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता जो है इन कारणों से महसूस की जा सकती है। पहला कारण सर्वोच्च न्यायालय के होने की, ठीक है, पहला संघात्मक शासन व्यवस्था के कारण। जी.एन. जोशी के अनुसार संघात्मक शासन में कई सरकारों का समन्वय होने के कारण संघर्ष जो है अवश्यंभावी है। ठीक है, यानी संघात्मक शासन में जो है उसमें सरकारों का समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, जिसके कारण जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होने का जो संभावना होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए संघीय नीति का यह आवश्यक गुण है कि देश में ऐसी न्यायिक संस्था हो जो संघीय कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका तथा इकाइयों की सरकारों से स्वतंत्र हो। शासकीय सत्ता का केंद्रीय तथा राज्यों की सरकारों के मध्य विभाजन संघीय संविधान की विशेषता है। ठीक है, पहले ही मैंने आपको बताया था संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है, जिसमें शासकीय सत्ता जो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो शक्ति होती है, वो केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच में बटा हुआ होता है। ठीक है, किसी भी शक्ति विभाजन की प्रक्रिया में क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर संघ तथा राज्यों में वाद विवाद पैदा होना स्वाभाविक है। शक्ति विभाजन संविधान के अनुसार होता है, इसलिए इन सभी विवादों का निर्णय एक संविधान में अंकित व्यवस्था के अनुसार ही होना चाहिए। न्याय की यह मांग है कि ऐसे सभी विवादों का निर्णय एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र प्राधिकारी के द्वारा किया जाए। संघीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय ही एक ऐसा प्राधिकारी हो सकता है। पायली के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संघीय शासन प्रणाली का अनिवार्य अंग है। यह यानी सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने वाला उच्चतम प्राधिकारी है। साथ ही यह संघ तथा राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने वाला अंतिम अधिकरण है। संविधान की व्याख्या का कार्य। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान की व्याख्या करता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के रक्षक और संविधान के आधिकारिक व्याख्याता के रूप में कार्य किया जाता है। संविधान निर्मात्री सभा में कहा गया था कि यह संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक होगा। भारतीय संविधान की भावना की आधिकारिक व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाएगी। शासन का संतुलन चक्र होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका एक संतुलन चक्र के समान है, क्योंकि जहां शासन के अन्य अंग जनता की उत्तेजित भावना से प्रभावित हो सकते हैं, वहाँ सर्वोच्च न्यायालय शासन का एक अन्य अंग है जो निष्पक्षता पूर्वक सरकार के कार्यों की व्याख्या संविधान के अनुसार करके सरकार के विभिन्न अंगों में संतुलन स्थापित कर सकता है।
मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान निर्माताओं का कथन था कि सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक होगा। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह न्यायालय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक है। संघीय अथवा राज्यों की सरकारों द्वारा इन अधिकारों का अतिक्रमण रोकना तथा अतिक्रमण होने पर उपचार करना इस न्यायालय का कर्तव्य है। पायली के अनुसार इन अधिकारों का महत्व एवं सत्ता समय समय पर न्यायालय द्वारा दिए गए विनिर्णयों से घोषित होती है, जिससे कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता तथा विधानमंडल की असंवैधानिकता से नागरिकों की रक्षा होती है। विशिष्ट परामर्श देने के लिए गंभीर तथा पेचीदा कानूनी उलझनों पर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य भी करता है। सार्वजनिक महत्व के जिन कानूनों तथा तथ्यों के विषय में राष्ट्रपति इस न्यायालय के विचार जानना चाहते हैं, उन विषयों में यह राष्ट्रपति को परामर्श देता है। सामाजिक क्रांति का अग्रदूत होता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय न केवल लोकतंत्र का प्रहरी है, बल्कि अपितु संवैधानिक और साधारण कानूनों की प्रगतिवादी व्याख्या करके सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का अग्रदूत भी है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों का वेतन और सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद के द्वारा समय समय पर कानून में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। 2008 में विधि द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 न्यायाधीश कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से अवश्य ही परामर्श लेता है। विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर तदर्थ न्यायाधीशों एड हॉक जजेस की नियुक्ति कर सकता है। इस प्रकार की तदर्थ नियुक्तियां करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी होगी जिसमें से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कनाडा में प्रचलित ऐसी ही प्रथा के समान है। सर्वोच्च या संघीय न्यायालय के पदनिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 124 में व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त इस न्यायालय के अन्य यानी दूसरे न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य ही लेगा। इस बात को लेकर विवाद था कि क्या राष्ट्रपति अकेले मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। इस विवाद के निराकरण के लिए राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 1998 में एक संदर्भ रेफरेंस सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया। इस संदर्भ में रेफरेंस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 अक्टूबर 1998 को दिए गए निर्णय के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया अब इस प्रकार होगी। राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्श के आधार पर की जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करेंगे तथा न्यायाधीशों से प्राप्त जो परामर्श हो उसके आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा है कि वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह को एक मत से सिफारिश करनी चाहिए
जब तक न्यायाधीशों के समूह की राय मुख्य न्यायाधीश के विचार से मेल नहीं खाए, तब तक मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से कोई सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों से सिफारिश लिखित में ली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श की प्रक्रिया पूरी किए बिना न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें करते हैं, तो राष्ट्रपति ऐसी सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 13 और 14 अगस्त 2014 को संसद ने 2 विधेयक, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 और दूसरा 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 पारित किए। 121वें संविधान संशोधन विधेयक 99वें संवैधानिक संशोधन 2014 में कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का तथा दूसरे विधेयक में प्रस्तावित आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन है। 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग के गठन को स्वीकृति दी। 99वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 में संशोधन कर अनुच्छेद 124 का 1 व 2 अनुच्छेद 124 गा जोड़ा गया तथा साथ ही अनुच्छेद 127A, 128A, 222A, 224 एवं 231 में भी संशोधन किया गया है। 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। अतः अब उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रचलित कॉलेजियम पद्धति के अनुसार ही की जाएगी। न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस फॉर द जजेस। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में जो योग्यताएं होना आवश्यक है वे इस प्रकार है। न्यायाधीश बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी एडवोकेट रह चुका हो, या राष्ट्रपति के विचार में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। यह अंतिम उपबंध वस्तुतः नियुक्ति के क्षेत्र को व्यापक करने के लिए रखा गया है। इस उपबंध के अनुसार किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला कोई विख्यात न्यायशास्त्री सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश भारत राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य पदाधिकारी के न्यायालय के वकालत नहीं कर सकता है और न वह किसी न्यायालय में किसी अन्य रूप में कार्य कर सकता है। कार्यकाल तथा महाभियोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भांति भारतीय संविधान में आजीवन कार्यकाल की व्यवस्था नहीं की गई है, फिर भी वर्तमान व्यवस्था व्यवहाररत है वैसी ही है, क्योंकि भारत में औसत आयु को देखते हुए 65 वर्ष की आयु बहुत होती है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 128 में किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करने की भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से केवल प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार के महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। कार्यविधि चाहे जो हो, लेकिन संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पास करना होगा और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश की पदच्युति का आदेश जारी करेगा। इस संबंध में यह आवश्यक है कि न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार होना चाहिए और न्यायाधीश को अपने पक्ष के समर्थन तथा उसकी पैरवी का पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा। वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें।
सैलरी अलाउंसेस एंड सर्विस कंडीशंस। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2008 के आधार पर इन न्यायाधीशों के वेतन में आवश्यक सुधार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए 2,80,000 मासिक यानी मंथली तथा अन्य न्यायाधीशों के लिए 2,50,000 रुपये मंथली पेमेंट मासिक वेतन निर्धारित किया गया है। न्यायाधीशों को यह संशोधित वेतन 13 जनवरी 2018 से दिया है। इन न्यायाधीशों को मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, निवास सुविधा, स्टाफ कार, सीमित मात्रा में पेट्रोल तथा अन्य कुछ सुविधाएं भी प्राप्त होती है। इम्यूनिटीज उन्मुक्तियाँ क्या क्या मिलती है? न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है, किंतु न्यायालय के किसी निर्णय या किसी न्यायाधीश की किसी सम्मति की शैक्षणिक दृष्टि से आलोचनात्मक विवेचना की जा सकती है। न्यायाधीशों पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने किसी प्रेरणा या हितवश एक विशेष प्रकार का निर्णय दिया। संसद के द्वारा भी महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त अन्य किसी समय पर न्यायाधीशों के आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह अपना सम्मान बनाए रखने और शत्रुतापूर्ण आलोचना से अपनी रक्षा करने के लिए किसी भी तथाकथित अपराधी के विरुद्ध न्यायालय के अवमान की कार्यवाही कर सके। सन 1953 में इस न्यायालय के एक निर्णय पर टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा की गई एक टिप्पणी के कारण उस समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक और प्रकाशक के विरुद्ध न्यायालय अवमान की कार्यवाही की गई थी। न्यायालय अवमान की कार्यवाही न केवल गरिमा की रक्षा करने के लिए बल्कि ऐसे कार्य को रोकने के लिए भी की जा सकती है जिसका इसकी निष्पक्ष निर्णय की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो। दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा ही निर्णय दिया था। सर्वोच्च न्यायालय का अवस्थापन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वह स्वयं अपना अवस्थापन, एस्टैब्लिशमेंट रखे और उस पर पूरा नियंत्रण भी रखे। इस संबंध में संविधान निर्माताओं का उचित रूप में यह मत था कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था न हो तो न्यायालय की स्वाधीनता केवल एक भ्रम ही सिद्ध होगी। सर्वोच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सब नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उसके द्वारा इस कार्य पर लगाए गए किसी अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी द्वारा की जाती है। इन पदाधिकारियों की सेवा शर्तें भी इस न्यायालय द्वारा ही निर्धारित की जाती है। उन पर होने वाले व्यय तथा न्यायालय के अवस्थापन के अन्य व्यय भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि, प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि के संबंध में संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की है। इसके अलावा संविधान ने भारतीय संसद को भी इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया है तथा अन्य बातों पर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर नियम निर्मित करने की क्षमता रखता है। इसकी कार्यविधि के संबंध में संविधान द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है इस प्रकार है। जिन विषयों का संबंध संविधान की व्यवस्था से हो या जिसके अंतर्गत संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हो या जिसमें विधि के अभिप्राय को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो या जिन विषयों पर विचार का कार्य भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा हो, उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख किसी ऐसे मुकदमे की अपील भी प्रस्तुत की जा सकती है जिसकी सुनवाई के बाद यह विचार किया जाए कि उसमें संविधान की व्याख्या करना आवश्यक है या कानून के अभिप्राय को तात्विक रूप से प्रकट करना होगा। इस प्रकार के विवाद शुरू में 5 से कम न्यायाधीशों के सामने उपस्थित हो सकते हैं, पर यदि यह स्पष्ट हो जाए कि उसमें संविधान की व्याख्या या कानून के रूप का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है तो उसे भी कम से कम 5 न्यायाधीशों के समक्ष उपस्थित किया जाता है और उनकी व्याख्या के अनुसार ही
उसका निर्णय होता है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय खुले तौर पर किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। बहुमत के निर्णय से असहमत न्यायाधीश अपना पृथक निर्णय दे सकता है। वह अन्य किसी प्रकार से बहुमत के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। बहुमत निर्णय ही मान्य होता है। अब तक आपने जाना सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों होती है और इसका संगठन। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी आपने जानी और उनको मिलने वाली इम्यूनिटीज। न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए ये भी आपने जाना और साथ ही न्यायाधीश के कार्यकाल एवं महाभियोग के बारे में भी जाना। अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको बता दूं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को समझने को मिलेगा। वीडियो यदि यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।